दिसंबर 2019 वुहान हॉस्पिटल में कुछ मरीज़ दाखिल हुए जिन्हें नॉर्मल कफ और फीवर की शिकायत थी। डॉक्टर ली वेनलियांग ने जब उनके सिम्टम्स को देखा तो उन्हें ये किसी आम फ्लू की तरह नहीं लगे, बल्कि ये कुछ सार्स से मिलते थे जो 2002 में चाइना में फैल गया था। जब डॉक्टर ली ने डिटेल एनालिसिस किया तो पाया कि ये कोई न्यू डिजीज़ है जो कि अब तक अननोन थी। उन्होंने इसकी चिंता अपने कुलीग से जाहिर करी कि बाहर शायद कोई ऐसी न्यू डिजीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, पर किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। आज 15 जून 76 लाख से भी अधिक कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं और 4 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर समय रहते डॉक्टर ली की बात को सीरियसली लिया गया होता तो शायद आज जो दुनिया की स्थिति है वो ना होती। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पेंडेमिक। तो एक पेंडेमिक आखिर होता क्या है? पेंडेमिक किसी भी डिज़ीज़ के आउटब्रेक को कहते हैं जब एक डिज़ीज़ एक बहुत बड़े जोग्राफिकल रीजन में एक साथ फैल जाए और एक हाई प्रोपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करे। इसका मतलब बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग एक ही साथ एक ही बीमारी के चपेट में आ जाएं। अब ये बीमारी आई कहाँ से? जनरली ऐसी कोई भी बीमारी या तो गंदगी से फैलती है या फिर जानवरों से इंसानों में आती है, जिसका एक एग्जाम्पल है मीट मार्केट या फिर कैटल। ये वो जगह हैं जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं होता और प्रॉपर ड्रेनेज की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। 2019 का कोरोना वायरस भी ऐसी ही एक मार्केट वुहान सी फूड मार्केट से शुरू हुआ। 1918 का स्पेनिश फ्लू भी एक स्वाइन कैटल से शुरू हुआ जो कि एक स्वैम्पी एरिया में था। 2010 का स्वाइन फ्लू या फिर 2005 का बर्ड फ्लू ये भी जानवरों से इंसानों में आया। 1346 का बबनिक प्लेग जो फ्लीस के काटने से होता था वो भी चूहों से इंसानों में आया, क्योंकि वो फ्लीस ब्लैक माउस के बालों में रहते थे। 1910 का कॉलेरा भी गंदे पानी के यूज़ का ही एक आउटकम था। हाउ इट स्प्रेड? एक साधारण लगने वाली बीमारी एक बहुत बड़ी महामारी बन सकती है अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए। इसे ज़रूरत होती है तो सिर्फ ज़रा सी लापरवाही की, पर ये कुछ फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जिनमें पहला है कंटेजियस, कि कोई बीमारी कितनी कंटेजियस है। इसका मतलब वो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कितना ज़्यादा फैल सकती है। दूसरा है क्लाइमेट, जैसे ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया किस इन्वायरमेंट में कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जितनी ज़्यादा आबादी होगी एक महामारी के फैलने का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। R0 वो सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं किसी डिज़ीज़ के फैलने का जो रेट होता है उसे। तो R0 जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उतना ये R0 जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है और रिस्क जो है वो हमें बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसका फोर्थ फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जितना इजी हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना हो गया है, उतना ही इजी एक वायरस या बैक्टीरिया के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना हो गया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस बीमारी को अपने साथ ले जा रहे हैं या फिर किस बीमारी को अपने देश में आने दे रहे हैं। और ये एक फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि हमारा फिफ्थ फैक्टर है नेचर ऑफ डिजीज़। क्योंकि आज तक जितने भी पेंडेमिक्स हुए हैं वो या तो एक वायरस से फैले हैं या फिर एक बैक्टीरिया से। और ये तो हम जानते ही हैं कि वायरल और बैक्टीरियल दोनों ही डिजीज़ हाईली कम्युनिकेबल होती है और इसके सिम्टम्स भी साधारण लगते हैं। देखने में ये किसी नॉर्मल फ्लू की तरह हो सकते हैं, पर ये होता उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और ये फैलता भी या ब्रीदिंग से और बॉडी फ्लूइड से है। तो हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करोड़ों लोग अपना रोज़गार। एक पेंडेमिक सिर्फ लोगों की जान को इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि ये पूरी दुनिया के जीने के तरीके को ही बदल के रख देता है। पर जब हिस्ट्री में पहले ये सिचुएशन आई है तो क्या क्या हुआ है उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है,
क्योंकि जो इतिहास से कुछ नहीं सीखते वो खुद इतिहास बन जाते हैं। जस्टिनियन प्लेग, ये 546 एडी में फैला और रोडेंट से इंसानों में आया। ये हिस्ट्री का पहला रिकॉर्डेड प्लेग है। इससे पहले भी प्लेग्स आए हैं, लेकिन ये पहला प्लेग है जो डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और इसमें कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बेबनिक प्लेग, जिसे द ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ये 1346 में मंगोलिया में फैला और कुछ सेलर्स के साथ यूरोप पहुंचा। स्टार्टिंग में तो ये बहुत नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैला, जिसमें 33% पॉपुलेशन जो है यूरोप की उसने अपनी जान गंवाई। ये उस समय की बात है जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, पर फिर भी क्वारंटाइन जिसमें आज हम लोग हैं ये सबसे पहले तभी किया गया था। एक फ़न फैक्ट ये भी है कि लोगों का बिलीव था कि जो लोग प्लेग से मर जाते हैं उनकी स्पिरिट आती है और लोगों को इन्फेक्ट कर जाती है। डॉक्टर से ज़्यादा लोगों को प्रीस्ट पर भरोसा था, अंधविश्वास कुछ इस कदर था। 1918 का स्पेनिश फ्लू, ये भी एक तरह का स्वाइन फ्लू था जो साउथ एशिया से शुरू हुआ। स्टार्टिंग में ये सोल्जर्स में फैला और फिर सोल्जर्स से आम लोगों में, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था और सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे। इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी इसने स्पेन में दिखाई और वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल स्पेन ने अपने यहाँ के सभी केसेस को रिपोर्ट किया। एक साधारण से एग्जाम्पल से मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि एक छोटी सी भूल कितनी बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। फिलाडेल्फिया यूएस, 28 सितंबर 1918, यहाँ पर एक लिबर्टी लोन परेड रखी जानी थी ताकि बॉन्ड बेचकर फंड कलेक्ट किया जा सके जंग लड़ने के लिए। यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वार्निंग दी कि फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप इस परेड को पोस्टपोन कर दो और अभी मत कराओ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। वो परेड हुई, उस परेड में 2 लाख से भी अधिक लोग आए। अब ये एक बेस्ट इन्वायरमेंट था एक फ्लू के फैलने के लिए, एक वायरस के लिए इससे बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं हो सकता था स्प्रेड आउट होने के लिए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि परेड होने के 72 घंटों के भीतर 2600 नए मामले आए। 1 वीक के एंड तक ये केसेस बढ़ के 4500 हो गए और 21 दिन होते होते 50,000 से भी अधिक केस आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये पेंडेमिक ख़त्म होते होते अकेले फिलाडेल्फिया में 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिसका एक कारण ये भी था कि कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता था। सबको ये लगता था कि अगर हम किसी की मदद करने जाएंगे तो ये फ्लू उन्हें भी हो जाएगा। स्वाइन फ्लू अगर कहा जाए तो अब तक का सबसे घातक पेंडेमिक है, क्योंकि इसमें 2 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। एक एस्टीमेट ये भी है कि लगभग 10 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर सभी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। इसके अलावा और भी पेंडेमिक्स जो समय समय पर आते रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस महामारी के पीरियड में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एक पेंडेमिक से बचने के लिए, जैसे हाथ धोना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर पर रुकना, बेमतलब में घर से बाहर नहीं जाना, तबीयत ख़राब होने पर डॉक्टर को कंसल्ट करना या फिर खुद को घर में ही आइसोलेट कर लेना। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम खुले में ना थूकें। जी हाँ, डू नॉट स्पिट इन ओपन। 1918 में ये बात स्टैब्लिश हो चुकी थी कि स्पिटिंग से फ्लू फैलता है। शायद यही कारण है कि आज भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पिटिंग बैन है, पर इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग खुले में थूकना नहीं बंद करते। पर हमारी एक छोटी सी गलती इन्फेक्शन की चेन को दोबारा स्टार्ट कर सकती है और लाखों करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। सिर्फ साफ सफाई और स्वच्छता ही वो की है जिससे हम एक पेंडेमिक को फैलने से रोक सकते हैं। आज तक सबसे जल्दी जिस डिज़ीज़ की वैक्सीन बनी वो थी इबोला, जिसे बनने में 4 साल लगे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
किसी भी वायरल डिजीज़ का एंटीवायरस बनाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ज़रा सी गलती एक नई डिजीज़ को इन्विटेशन दे सकती है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि वायरस जो है वो ज़िंदा नहीं होता। बायोलॉजिस्ट कम्युनिटी में इस पर डिबेट है कि एक वायरस डेड है या अलाइव। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट मेरे अकॉर्डिंग वायरस पीपल के पेड़ पे लटका हुआ वो भूत है जो तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि कोई उसके संपर्क में ना आए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो पल पल बदलती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गैदरिंग बढ़ी है। अब हमारे पास केवल दो रास्ते हैं, या तो हम पॉपुलेशन कम करें, हाइजीन मेंटेन करें, प्रिपेयर्डनेस रखें, या फिर हम एक दूसरे बड़े पेंडेमिक के लिए तैयार रहें। क्योंकि जंग से कई ज़्यादा जाने तो पेंडेमिक लेता है, लेकिन फिर भी हम जंग की तैयारी हमेशा करते रहते हैं, पर पेंडेमिक से लड़ने की तैयारी कभी नहीं करते। यहाँ पर हमें सिंगापुर से कुछ सीखना चाहिए, जो 2002 के सार्स के समय से ही पेंडेमिक से लड़ने की तैयारी कर रहा था कि पूरे देश का हाइजीन कैसे मेंटेन रखा जाए, अगर लॉकडाउन हो तो काम कैसे किया जाए। ये हमें सिंगापुर से सीखने की ज़रूरत है, जिसका फ़ायदा उसे इस कोरोना की महामारी के समय भी मिला है। क्योंकि जो भी डेथ होगी वो गवर्नमेंट के लिए तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन जिसके परिवार में एक भी डेथ हो उसका दर्द सिर्फ वो ही जान सकता है। तो अब समय आ गया है कि हम इंसान को इंसान की तरह देखें, क्योंकि मुसीबत में सिर्फ एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। हो गया बस।